दोपहर की चमकती धूप में लाहौर के एक पोश कॉलोनी में वाक़ मुतवस्सित तबके के घर की छत पर तानिया कपड़े सुखा रही थी। उसकी नजरें वक्फे वक्फे से नीचे लॉन की तरफ जा रही थी, जहां इब्राहिम अपने ताया और मालिक के साथ कुछ पौधे लगा रहा था। वहीं इब्राहिम, जिसके साथ उसका निकाह बचपन में ही तय कर दिया गया था, एक ऐसा रिश्ता जो ना उसने मांगा था और ना कभी अपनाया। नीचे सहन में हंसी की आवाज उभरी, इब्राहिम बेटा, ये पौधा जरा ध्यान से, ये तेरे बाबा का पसंदीदा था। ताया जी ने मुस्कुरा कर कहा। इब्राहिम ने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा। तानिया की नजर मिली तो वो वहीं नजरें चुरा गई। इब्राहिम अक्सर ही ताया से मिलने या उनके बुलाने पर वहां आया करता था। अंदर आकर तानिया ने फौरन मोबाइल उठाया और अपने कमरे की कुंडी लगा ली। चंद लम्हों बाद फोन मिल चुका था। हेलो जान। दूसरी तरफ शाहजैन की मुस्कुराहट छलक पड़ी। याद तो आई थी ना? तानिया बेड पर लेट गई, बाल खुले हुए, चेहरे पर शोखी। बहुत ज्यादा। और तुम भी कोई मौका नहीं छोड़ते ना छेड़ने का। वो हंसी। यार, तुम कब सीरियस होगी इस रिश्ते को लेकर? शाहजैन की आवाज कुछ संजीदा हो गई थी। तानिया ने आंखें मूंद ली, जैसे इस सवाल का जवाब खुद उसे भी मालूम नहीं था। इब्राहिम, वो सिर्फ एक बचपन की कहानी है। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगी, किसी और की मर्जी से नहीं। तभी दरवाजा धड़ से खुला। माँ अंदर दाखिल हुई। तुम किससे बातें कर रही हो तानिया? तानिया घबरा गई, फोन छुपाने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। माँ ने झपट कर मोबाइल छीना और कान पर लगाया। कौन हो तुम? वो चिल्लाई, लेकिन दूसरी तरफ कॉल कट चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर बैठे बदनामी के असबाब पैदा कर रही हो। पर अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ तानिया के चेहरे पर पड़ा। वो साकित होकर माँ को देखती रह गई, आंखें नम और जिस्म बेजान था। तुम्हारा निकाह हो चुका है इब्राहिम से, भूल गई? माँ की आवाज में सख्ती थी। ये सब फजूल ताल्लुकात बंद करो। वो मोबाइल लेकर कमरे से निकल गई। अभी शाम ढलने लगी थी जब माँ अब्बा के कमरे में दाखिल हुई। सुनिए जी, बात कुछ संजीदा है। तानिया हाथ से निकलती जा रही है। अब्बा ने चौंक कर बीवी की तरफ देखा। क्या हुआ? वो संजीदा हो गए। माँ ने सारे हालात बयान किए। मैं चाहती हूँ रुखसती जल्द कर दी जाए। निकाह तो हो ही चुका है, अब मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। अब्बा कुछ देर सोचते रहे। इब्राहिम संभाल पाएगा? संभाल लेगा। तानिया को हम अगर वक्त देंगे तो वो खुद को आजाद समझने लगेगी। अभी से काबू पाना जरूरी है। दूसरी तरफ तानिया अपने कमरे में बंद बिस्तर पर मुंह के बल पड़ी रो रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। छोटा भाई नासिर आया। बाजी, अम्मी ने कहा खाने पर बुलाया है, आ जाए। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के खाने पर सब खामोश थे। तानिया की आंखें सूजी हुई थी। इब्राहिम भी मौजूद था मगर खामोश और मोहताब। ताया ने नरमी से पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी जा रही? तानिया ने बस सर हिला दिया। इब्राहिम भी वहीं मौजूद था। उसने एक नजर उसके चेहरे पर डाली, कुछ कहना चाहा मगर लब सिले रहे। माँ ने खाने के बाद बात छेड़ी। हमने फैसला किया है तानिया की रुखसती अगले महीने कर दी जाए। मैंने भाई भाभी से भी बात की, उन्हें कोई एतराज नहीं है। सबने चौंक कर माँ की तरफ देखा। ताया ने खुशी से सर हिलाया। बहुत अच्छा फैसला है। इब्राहिम कुछ बोलना चाहता था मगर चुप रहा। तानिया ने चम्मच हाथ से गिरा दिया। मैं रुखसती नहीं चाहती। उसका लहजा बुलंद हो गया। आप लोगों ने पूछा तक नहीं? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। उसका हाथ कांप रहा था। माँ ने कुर्सी से उठते ही दूसरा थप्पड़ रसीद किया। बहुत बोलने लगी है। हमने तुम्हें लावारिस नहीं बनाया, निकाह किया है वो भी इज्जत के साथ। अब्बा ने नरमी से माँ को रोका। बस करो, वक्त यही है कि हम सब मिलकर इसे समझाएं। रात गए तानिया ने चुपके से अपनी डायरी निकाली। कुछ देर कलम हाथ में लेकर बैठ गई, फिर लिखने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने आसमान पर चमकता चांद देखा। दिल जैसे दो सिमतों में बंट चुका था। वो रास्ता जिस पर वालिदैन खड़ा कर रहे थे और वो रास्ता जो दिल का तकाजा था। मगर दोनों रास्तों के बीच एक सवाल था कि क्या मेरा फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा या बर्बाद कर देगा। नीचे लॉन में इब्राहिम अभी भी बैठा था, शायद किसी गहरी सोच में। तानिया ने उसे देखा कुछ देर गौर से और फिर पर्दा खींचकर खिड़की बंद कर दी। माहौल साकित था मगर हवा में तनाव छुपा नहीं था। घर में हर तरफ खामोश तैयारियां चल रही थी। तानिया के कमरे में नए जोड़े, जेवर, चूड़ियां और मेहंदी के सामान रखे जा चुके थे। वो खामोशी से एक कोने में बैठी सब देख रही थी, जैसे उसका वजूद वहां हो मगर मर्जी नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती? माँ की सख्त आवाज दरवाजे के पार से आई। 2 दिन बाकी, तुम अब भी यही जिद कर रही हो? तानिया ने सब्र खो दिया। क्या जबरदस्ती की शादी खुशी दे सकती है? उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। आपको क्या लगता है किसी का दिल तोड़कर जो रिश्ता जोड़ेंगी वो चल जाएगा? माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई। पीछे अब्बा भी थे। बस बहुत सुन लिया तुम्हारा। निकाह तुम्हारा बचपन में हो चुका, अब सिर्फ रुखसती है। तोड़ दें वो निकाह। तानिया चीखी। अदालत भी इसकी इजाजत देती है। अदालत? बाप का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम अब हमें अदालत में लेकर जाओगी? इसी लम्हे खाला जो कराची से आई थी अंदर दाखिल हुई। बस भी करो तुम लोग, क्या लड़की को पागल कर दोगे? खाला तानिया के पास बैठ गई। बेटा, कभी कभी जिंदगी में अपने नहीं समझाते तो वक्त समझा देता है। तुम वक्त से पहले समझ जाओ तो बेहतर है। मगर तानिया की जिद खत्म न हुई। अगले दिन उसने कपड़े बैग में डाले और नासिर से कहा, गाड़ी निकालो, मुझे दोस्त के घर जाना है। नासिर ने चुपचाप माँ को जाकर बताया। माँ दरवाजे पर पहुंची तो तानिया बैग हाथ में लिए खड़ी थी। कहाँ जा रही हो? माँ ने पूछा। किसी ऐसी जगह जहाँ मेरी मर्जी चले, किसी का हुक्म नहीं।
माँ ने हाथ से बैग छीन लिया। रुखसती सर पर खड़ी है और तुम यूं भाग रही हो? ये शादी नहीं, कैद है। तानिया की आवाज बुलंद हो चुकी थी। शोर सुनकर पूरा घर जमा हो गया। इब्राहिम भी आ गया, खामोश खड़ा। बस कर दो तानिया, अब्बा की आवाज गूंजी। कल शाम रुखसती है, फैसला हो चुका है। अगले दिन तानिया किसी लाश की तरह तैयार की गई। ब्यूटी पार्लर वाली बार बार उसके चेहरे पर रंग चढ़ाने की कोशिश करती रही, मगर वो साकित बैठी रही। आंखों में कोई चमक न थी, सिर्फ एक गहरा खला। शाम को रुखसती हो गई। बारात में सब खुश थे सिवाय दुल्हन के। तानिया के चेहरे पर नागवारी, आंखों में बगावत और दिल में शिकस्ता सुकूत था। गाड़ी में बैठते ही उसने रुख खिड़की की तरफ कर लिया। इब्राहिम चुपचाप साथ बैठा रहा, एक लफ्ज न कहा। नया घर इब्राहिम के वालिदैन का था, नई जिंदगी का आगाज जो तानिया के वालिदैन ने उस पर मुसल्लत की थी। कमरा सजा हुआ, गुलाब की पत्तियां, खुशबू, हल्की रोशनी, मगर इस माहौल में एक अजीब खामोशी छुपी हुई थी। इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और कुछ लम्हे तानिया को चुपचाप देखता रहा। तुम थकी हुई हो और मैं भी, आराम कर लेते हैं, उसने नरमी से कहा। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बेड पर अपनी जगह ली, रुख फेर लिया। इब्राहिम ने रोशनी मध्यम की और दूसरे कोने में लेट गया। रात की किसी पहर उसने नर्म आवाज में पूछा, क्या तुमने वाकई ये रिश्ता कभी तस्लीम नहीं किया? नहीं, तानिया ने फौरन जवाब दिया। ये रिश्ता मेरे इरादे के खिलाफ है। इब्राहिम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की। फिर मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगली सुबह नाश्ते पर इब्राहिम की माँ ने खुश दिली से कहा, बहू नाश्ता कुछ देर में करूंगी या मैं अभी लाऊं? मैं ना आपकी बहू हूं और ना इसकी बीवी, बस जबरदस्ती इस घर में लाई गई, तानिया ने हल्के मगर वाज़ेह अंदाज में कहा। सास ने खिफत से नजरें चुराई। इब्राहिम ने बात बदल दी। अम्मी, मैं तानिया को कुछ दिन बाहर ले जाना चाहता हूँ, शायद माहौल बदलेगा तो मिजाज भी बदले। मैं कहीं नहीं जा रही, तानिया बोली। ये मेरा घर नहीं, ये मेरा फैसला नहीं। दोपहर को इब्राहिम बाहर गया। तानिया ने अपने मोबाइल में कुछ नंबर्स चेक किए, फिर बंद कर दिया। वो जानती थी कि अब कोई भी फैसला आसान नहीं रहा। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर तानिया के लहजे और रवैये में जरा फर्क न आया। वो इब्राहिम के वजूद को जैसे नजरअंदाज करने पर बज़िद थे। घर के माहौल में खामोशी की एक तय जमी हुई थी। खाने के औकात में मुख्तसर जुमलों का तबादला और बाकी वक्त में मुकम्मल इज्तनाब। एक दिन इब्राहिम ऑफिस से जल्दी वापस आया। घर में दाखिल हुआ तो अंदरूनी खामोशी के बीच तानिया के कमरे से हंसी की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने बैग सोफे पर रखा और बिना आहट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और तानिया सोफे पर नीम दराज फोन थामे किसी लड़के से वीडियो कॉल पर थी। उसकी हंसी, अंदाज, वो चमक जो कभी इब्राहिम ने देखने की ख्वाहिश की थी, किसी और के लिए थी। फिर बताओ ना, कब आ रहे हो? तानिया के लहजे में शोखी थी। दूसरी तरफ से जवाब आया, बस कुछ दिन और, तुम रेडी रहना, सब सेट हो जाएगा। इब्राहिम ने दरवाजे को मजबूती से थाम लिया। हाथ कांपने लगे। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तानिया चौंक कर सीधी हुई। फोन हाथ से छूटा, मगर फौरन उसने खुद को संभाल लिया। ये क्या बदतमीजी है, मेरे कमरे में ऐसे आते हो? वो चीखी। इब्राहिम ने कोई जवाब न दिया। तेज कदमों से आगे बढ़ा, तानिया का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर बेड पर फेंका। वो घबरा गई, फौरन चीखने लगी, हाथ मत लगाओ, क्या समझते हो खुद को? इब्राहिम के चेहरे पर जब्त की आखिरी हद थी। तुम समझती क्या हो? ये घर है, कोई सराय नहीं। तुम किसको कॉल कर रही थी? तुम्हें कोई हक नहीं, तानिया चिल्लाई। मैं जवाब दे नहीं। इब्राहिम ने उसके बालों को झटके से पीछे किया। तो फिर मुझे भी अब शौहर बनने का हक लेना पड़ेगा। तानिया ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, फिर अचानक जैसे बेहोश हो गई। इब्राहिम ने हाथ खींचा, साकित होकर उसे देखा। वो बिल्कुल बेहिस पड़ी थी, सांस लेने की रफ्तार सुस्त, आंखें बंद। लम्हे भर को वो उलझ गया। तानिया, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो पीछे हट गया, हाथों में लर्जा सा आया। कुछ लम्हे वो बस उसे देखता रहा, फिर एक झटके से पीछे हटा, कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। रात के किसी पहर तानिया ने आंख खोली, खामोशी से उठी, कमरे की कुंडी लगाई और बेड पर बैठकर गहरी सांस लेने लगी। आंखों में खौफ नहीं था, एक फैसला छुपा हुआ था। अगली सुबह वो खामोशी से उठी, ना नाश्ता ना बातचीत, कपड़े तब्दील किए, एक बैग तैयार किया। सब अभी सोए हुए थे। वो चुपचाप बाहर निकली, मेन गेट की तरफ बढ़ी। बाहर पहुंचते ही रिक्शा लिया और सीधी अपने मायके पहुंची। दरवाजा खोलते ही नासिर ने चौंक कर उसे देखा। बाजी आप, क्या हुआ? अम्मी कहाँ? तानिया का लहजा खाली था। अम्मी तो बाजार गई हैं, खाला के साथ। तानिया ने अंदर दाखिल हुई, बैग सोफे पर फेंका और सीधी अपने कमरे में चली गई। नासिर कुछ समझ ना पाया। दोपहर तक माँ बाप घर आ चुके थे। माँ ने तानिया को देखकर हैरत से पूछा, ये क्या हरकत है बिना इत्तला? अगर दोबारा मुझे इस घर में भेजने की कोशिश की गई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तानिया ने नजरें उठाकर सीधा माँ की आंखों में देखते हुए कहा। अब्बा कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये तुम क्या बक रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, आप मजीद उस रिश्ते को नहीं निभा सकती। आप लोगों की मर्जी का बोझ आप मजीद नहीं उठा सकती। माँ के चेहरे पर गुस्सा मगर साथ ही बेबसी थी। वो पीछे हट गई। अब्बा ने नासिर को इशारा किया, फोन उठाकर इब्राहिम को बुलाओ। शाम होते ही इब्राहिम आ गया। दरवाजे पर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर अंदर दाखिल हुआ। सब कमरे में मौजूद थे और तानिया सोफे पर बैठी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो तानिया? इब्राहिम ने धीमे लहजे में पूछा। क्योंकि वहां मेरी सांस घुटती है, क्योंकि वहां मेरा कोई हक नहीं, वो बोली। और यहाँ क्या है? इब्राहिम ने सवाल किया। कम से कम अपनी बात कहने की आजादी। तुम्हारे साथ रहकर अपना अक्स भी खो रही थी। इब्राहिम कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अगर कुछ शिकायतें हैं तो उन्हें दूर कर लेते हैं। नहीं,
تانیہ نے صاف انکار کیا۔ اگر آپ لوگ مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش کریں گے تو میں جان دے دوں گی۔ یہ جملہ سب کے لیے ایک دھچکا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو، باپ کا چہرہ سپاٹ۔ ابراہیم نے سانس بھری اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ دروازے سے نکلتے وقت اس نے ایک آخری بار تانیہ کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا چکی تھی۔ اب یہ رشتہ زخم بن چکا تھا جس پر مرہم بھی اب تکلیف دے رہا تھا۔ تانیہ کا فیصلہ حتمی تھا۔ وہ مائکے آ چکی تھی اور اب کسی دباؤ میں واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ گھر کا ماحول سنجیدہ تھا، ماں کی خاموشی، باپ کی پریشانی اور ناصر کی الجھن، مگر تانیہ کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ دوپہر کو شاہزین نے کال کی۔ اب بہت ہو گیا تانیہ، کب تک یوں سہتی رہو گی؟ نکل آؤ اس جال سے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ نکلنے کا مطلب کیا ہے تمہارے نصیب؟ تانیہ نے موبائل ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بھاگنا؟ ہاں اور کیا؟ تمہیں جب رخصت کر دیا گیا تمہاری مرضی کے خلاف، تب تمہارے پاس بھی یہی حق ہے کہ تم خود فیصلہ کرو۔ میرے ساتھ چلو، ہم شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ تانیہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہا، میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ یہ تعلق ختم کیے بغیر کسی اور سے کوئی اور رشتہ جوڑنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اصول؟ شاہزین ہنسا۔ تم اپنے اصولوں کی بات کر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تو زبردستی ہو چکی، وہ رشتہ کیا رہ گیا ہے؟ رہ گیا ہے یا نہیں یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی۔ جب تک قانونی طور پر ختم نہیں ہوا تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ تانیہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن ماں نے بات چھیڑی۔ دیکھو تانیہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر ایسے کب تک چلے گا؟ جب تک ابراہیم خود اس رشتے کو ختم نہ کرے۔ تانیہ نے جواب دیا۔ ابا نے گہری سانس لی۔ وہ تو آیا تھا تمہیں لینے، مگر تم نے خود ہی منع کر دیا، کیونکہ میں زبردستی واپس نہیں جانا چاہتی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ رشتہ اب نہیں چل سکتا تو وہ خود چھوڑ دے، عزت سے، طریقے سے۔ شام کو وہ پرانے کالج گروپ میں ایک میسج کرتی ہے، کسی کا کوئی وکیل جاننے والا ہے جو خلا کے بارے میں مشورہ دے سکے؟ فہد، اس کا کلاس فیلو، میسج کرتا ہے، کیا واقعی تم اتنی سنجیدہ ہو؟ ہاں، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے۔ وہ لکھتی ہے، فہد ایک نمبر شیئر کرتا ہے، یہ میرا کزن ہے، وکیل ہے، تم چاہو تو رابطہ کر سکتی ہو۔ تانیہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ خلا کا لفظ اس کے لیے نیا نہیں، مگر اب حقیقی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل سے فون پر بات کرتی ہے، میری شادی کو 3 ہفتے ہوئے ہیں، میں اپنی مرضی سے اس رشتے میں نہیں آئی، کیا میں خلا کا دعویٰ کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، اگر آپ کی مرضی شامل نہ ہو تو خلا کی گنجائش ہے، مگر کچھ شواہد اور وجوہات کی ضرورت ہوگی، وکیل نے سمجھایا۔ تانیہ نے موبائل بند کیا۔ خلا کی رائے اختیار کرنے کا مطلب ایک نیا دائرہ، ایک نیا امتحان، مگر ابراہیم جیسے شخص کے ساتھ زندگی کا تصور بھی اسے اب بوجھ لگتا تھا۔ رات کو کمرے میں بیٹھی وہ اپنی ڈائری کھولتی ہے اور چند سطور لکھتی ہے۔ نیچے ناصر آیا، باجی ابا نے کہا ہے کل ابراہیم دوبارہ آ رہا ہے بات کرنے۔ تانیہ نے سر ہلایا، اس بار صرف سننے آ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ جواب وہی ہوگا۔ ناصر نے کچھ کہنا چاہا، پھر رک گیا۔ اگلی صبح تانیہ چھت پر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ وہ اس رشتے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اپنی عزت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اب شاہزین کا چہرہ اسے بیزاری دیتا تھا۔ وہ اب کسی کے ساتھ بھاگنے کا نہیں، اپنے فیصلے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح سویرے تانیہ حسب معمول موبائل لے کر بیٹھی، فیس بک چیک کر رہی تھی کہ ایک انجان آئی ڈی سے میسج آیا، شاہزین تمہیں تباہ کر دے گا، ہوش سے کام دو، وہ لڑکیوں کو ورغلا کر بیچتا ہے۔ پھر ایک اور میسج آیا، تمہارے بعد وہ ایک اور لڑکی کو ٹریپ کر رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں، صرف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تانیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے آئی ڈی چیک کی، مگر کچھ خاص معلوم نہ ہو سکا۔ فوراً ذہن میں ایک ہی نام آیا، رابعہ، وہی پرانی کلاس فیلو جس سے اس کا مقابلہ رہا تھا اور جو شاہزین سے دوستی کی دعوے کرتی تھی۔ اب یہ رابعہ اتنی نیچے گرنے لگی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا تو کردار کشی پر اتر آئی۔ تانیہ نے موبائل بند کرتے ہوئے سوچا۔ دن کے وقت وہ شاہزین سے ایک کافی شاپ پر ملی۔ یہ ملاقات اس کی خواہش پر نہیں بلکہ اس کی ضد پر ہوئی تھی۔ وہ کچھ واضح کرنا چاہتی تھی، مجھے تمہاری یہ زبردستی پسند نہیں، اور جو پیغامات آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا واقعی تمہارا ماضی صاف ہے؟ تانیہ نے سیدھا سوال کیا۔ شاہزین نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، تم واقعی ان باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ یہ سب بکواس ہے۔ رابعہ کی حرکتیں، وہ ہمیشہ تم سے چلتی رہی ہے، کیا تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ رہا ہے؟ تانیہ نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، صرف تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ تانیہ کی الجھن کم نہ ہوئی، مگر وہ مزید کچھ نہ بولی۔ ملاقات کے اختتام پر وہ باہر نکلنے ہی تھے کہ ایک کار ان کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ابراہیم بیٹھا تھا۔ وہ اپنے آفس کولیگز کے ساتھ پاس والے ریسٹورینٹ میں آیا ہوا تھا۔ نظر تانیہ پر پڑتے ہی اس کی نظریں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر وہ مٹھیاں بھینچ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ شام کو تانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ابراہیم سامنے آ کر کھڑا ہوا، چہرہ تناؤ میں۔ کیا یہ تمہارا نیا اصول؟ اب تم سڑکوں پر بھی ان کے ساتھ گھومو گی؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی آگ تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں میرے کمرے میں آنے کا۔ تانیہ نے فوراً جواب دیا، میں تمہارا شوہر ہوں، چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر ابھی صرف ایک بار تنبیہ دینے آیا ہوں۔ سدھر جاؤ تانیہ، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری وارننگ سے نہیں ڈرتی، اور ہاں، آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پر آفس کی پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا، مگر ذہن بار بار وہی منظر کھینچ لاتا، تانیہ اور شاہزین کی ایک ساتھ موجودگی، مسکراہٹیں، انجان رابطے۔ دوسری طرف تانیہ کمرے میں مسلسل موبائل دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا شک بیٹھ گیا تھا، مگر وہ خود کو تسلی دے رہی تھی،
अगर राबिया वाकई झूठ बोल रही है तो सबूत क्यों नहीं देती। उसी लम्हे एक और अनजान नंबर से वीडियो क्लिप मौसूल हुआ। एक लड़की रो रही थी और बस मंजर में शाहजैन की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम अब जा नहीं सकती, मैंने तुम पर खर्च किया है, अब तुम मेरी हो। तानिया ने वीडियो बंद की, कुछ लम्हे आंखें बंद रखी, फिर फोन बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। कुछ सवालों के जवाब शायद आने लगे थे, मगर अभी वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। इब्राहिम का गुस्सा, शाहजैन की सफाइयां और रबिया की दुश्मनी सब मिलकर एक उलझी हुई तस्वीर बना रहे थे, जिसे साफ होने में वक्त लगना था। इब्राहिम के जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर शाहजैन कौन है, उसका असल चेहरा कैसा है। वो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता जो इतने दावे करता है, जो एक शादीशुदा औरत को अपने साथ भगाने के लिए तैयार है। बात मामूली नहीं थी और इब्राहिम ने फैसला किया कि वो उसके बारे में सब कुछ मालूम करेगा। 2 दिन की कोशिश के बाद वो एक पुराने जानने वाले के जरिए शाहजैन का रिकॉर्ड निकलवा चुका था। सामने आने वाली तफसीलात ने उसके कदम जमा दिए। शाहजैन के नाम 2 जाली निकाहनामे, एक लड़की की गुमशुदगी में मुश्तबा किरदार और एक एनजीओ की शिकायत दर्ज थी जो लड़कियों को वरगला कर बैरून मुल्क भेजने के मुताल्लिक थी। इब्राहिम ने अपने फोन में सब कुछ महफूज किया, तस्वीर, वीडियो, शिकायत के कागजात, सब कुछ। लेकिन उसे मालूम था कि सिर्फ दिखाना काफी नहीं होगा, क्योंकि तानिया देखने से पहले ही इनकार कर देगी। उसी रात वो ताया के घर गया, सब सो चुके थे। दरवाजा नासिर ने खोला। इब्राहिम ने सिर्फ इतना कहा, तानिया से कुछ जरूरी बात करनी है। नासिर ने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। तानिया ने दरवाजा खोला और इब्राहिम को सामने देख कर उसके तेवर बदल गए। क्या बात है, अब क्यों आए हो? सिर्फ 5 मिनट, न ज्यादा न कम, इब्राहिम ने संजीदगी से कहा। मैं सुनने के मूड में नहीं। तानिया दरवाजा बंद करने लगी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में है, शायद तुम्हारी दिलचस्पी हो। इब्राहिम ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन उसके सामने की। तानिया रुक गई। एक वीडियो चल रही थी जिसमें शाहजैन किसी लड़की से सख्त लहजे में बात कर रहा था। तुम अब जा नहीं सकती, मैंने सब पैसे दिए, अब तुम मेरे लिए काम करोगी। तानिया की आंखें फैल गईं। ये जाली हो सकती है, एडिटेड। ठहरो, और भी है। इब्राहिम ने दूसरी वीडियो चलाई। एक पुलिस अफसर का बयान, शाहजैन के खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करने और पैसों के बदले मुल्क से बाहर भेजने के हवाले से। फिर एक तस्वीर सामने आई जिसमें शाहजैन और एक लड़की होटल की लॉबी में बैठे थे। साथ तारीख और वक्त, वही तारीख जब शाहजैन ने तानिया को कहा था कि वो शहर से बाहर जा रहा है किसी फैमिली मीटिंग के लिए। ये सब तुम्हारी साजिश ताकि मैं बदसन हो जाऊं, तानिया चीखी। इब्राहिम ने तंजिया हंसी हंसी। हाँ, मैं इतना फारिग हूं कि तुम्हें बदसन करने के लिए पुलिस रिपोर्ट, वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें एडिट करके ले आया हूं। इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हें खराब करने के लिए। तानिया खामोश हो गई। कुछ लम्हे गुजरे, उसकी आंखों में वही वीडियो क्लिप घूम रही थी। क्या तुम अब भी उस पर एतबार करोगी? इब्राहिम ने आहिस्ता से पूछा। तुम्हें क्या खुशी मिलेगी मुझे तबाह होता देखकर? तानिया ने हल्की आवाज में कहा, जैसे किसी गहरे खौल में छुपने की कोशिश कर रही हो। इब्राहिम ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम ये समझोगी कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं, अपने फैसलों से। मैं दुश्मन नहीं हूँ तानिया, बस अब जाओ। तानिया ने दरवाजा खोला। इब्राहिम पीछे हटा, एक बार उसे देखा और कहा, कभी फुर्सत मिले तो इन वीडियोस को दोबारा देख लेना, शायद आंखें भी कुछ बोलना शुरू कर दें। वो चला गया और तानिया वहीं दरवाजे के किनारे खड़ी रह गई। दिल में कुछ धड़क रहा था, कुछ खाली सा लग रहा था और आंखों में एक पुराना भरोसा मर रहा था। अगले दिन वो मोबाइल निकालकर वीडियोस दोबारा देखती है। कोई जज्बाती रद्दअमल नहीं, सिर्फ खामोशी। हर तस्वीर, हर आवाज, हर सबूत एक ही बात कह रहा था कि जो कुछ वो समझती रही वो सब फरेब था। शाम को नासिर कमरे में आया। बाजी, आप ठीक हैं? हाँ, वो बस इतना बोली। फिर नजरें खिड़की से बाहर गिरा होती शाम पर जम गई। सूरज छुप चुका था, मगर एक सच्चाई उभर आई थी जिसे झुटलाना मुमकिन नहीं था। तानिया ने अगली रात भी जाग कर गुजारी। मोबाइल उसके सामने रखा था, स्क्रीन बार बार ऑन करती, वीडियोस दोबारा देखती, आवाजें सुनती, चेहरे पहचानती और कुछ ना कहती। सुबह होती उसने कॉलेज के पुराने दोस्त फहद को मैसेज किया था, कुछ देर के लिए कॉल कर सकते हो, एक बात कंफर्म करनी है। फहद ने फौरन कॉल बैक की। सब खैर, बहुत दिनों बाद राब्ता हुआ। मुझे तुमसे शाहजैन के बारे में पूछना है, तुम जानते हो ना उसे? तानिया ने सीधा सवाल किया। हाँ, अच्छी तरह, आखिर यूनिवर्सिटी में 2 साल साथ गुजारे। क्या हुआ? बस सीधा बताओ, वो कैसा इंसान? क्या उसका किसी लड़कियों के साथ कोई गलत ताल्लुक रहा? फहद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम सुनना चाहती हो सच? हाँ, तो सच ये कि वो लड़कियों को ट्रैप करता है, महंगे तोहफे, वादे, फिर ताल्लुकात बनाता है और आगे कुछ और। कुछ दोस्तों के जरिए सुना कि वो कुछ केसेस में भी मुलविस रहा। मैं हमेशा हैरान होता रहा, तो मुझसे क्यों मिली? तानिया की सांस रुक गई। उसने आंखें बंद की, फिर कहा, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं। फोन बंद हुआ। तानिया ने मोबाइल हाथ में लिया और शाहजैन की चैट ओपन की। एक नजर सारी गुफ्तगू पर डाली। वो वादे, मोहब्बत भरे जुमले, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, अब सब खोखले लग रहे थे। उसने बिना सोचे समझे शाहजैन को ब्लॉक कर दिया, ना कोई नोटिस, ना वजाहत। इसके बाद सारी दोपहर वो कमरे में चुपचाप बैठी रही। माँ ने खाने के लिए बुलाया तो बस इतना बोली कि भूख नहीं है। रात को खिड़की के पास बैठी वो मुसलसल एक ही ख्याल में डूबी रही। इब्राहिम की आंखें, उसका लहजा, वो तंज, वो सच, सब याद आ रहा था। दिल में एक बेचैनी सी थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ सुनना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। काश मैं उस दिन उस पर यकीन कर लेती। उसने खुद कहा, इतना सब सहने के बाद भी वो झूठ नहीं बोला। उसने फोन उठाया, इब्राहिम की चैट ओपन की। उंगली बार बार टाइप पर जाती, फिर हट जाती। अब मैं क्या कहूँ? सॉरी, शुक्रिया,
یا صرف یہ کہ مجھے سب سمجھ آ گیا؟ آخرکار فون بند کرتے اس نے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ دوسری طرف ابراہیم اپنے گھر میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کا ذہن مسلسل کسی ایک خیال کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ چاہتا تو تایا تائی کو سب بتا دیتا، مگر تانیہ کی بے عزتی کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس کا موبائل بجا، مگر صرف آفس کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تانیہ کی پروفائل چیک کی، کچھ نیا نہیں تھا، بس وہی خاموشی۔ کاش وہ خود بات کرے، مجھے بس ایک اشارہ چاہیے۔ اتنا ادھر تانیہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ اچانک اس سے فہد کا ایک اور میسج آیا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے خود سچ جاننے کی کوشش کی، وقت پر آنکھ کھل جانا بھی نعمت ہے۔ اس نے مختصر سے جواب دیا، شکریہ، اب واقعی بہت کچھ واضح ہو چکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل میں وہ آڈیو ریکارڈنگ دوبارہ سنی جو ابراہیم نے بھیجی تھی۔ پولیس افسر کی آواز، متاثرہ لڑکی کا بیان اور آخر میں ابراہیم کا جملہ، اگر تم اب بھی اس پر یقین کرو گی تو شاید تمہیں تکلیف کی عادت ہو چکی ہے۔ یہ جملہ دل کے اندر کہیں اتر گیا تھا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اصل تکلیف کیا تھی۔ کسی سچے کو جھوٹا سمجھنا۔ دل میں شرمندگی تو تھی، مگر اسے اب لگتا تھا کہ ابراہیم کو وہ کیا منہ دکھائے گی؟ وہی ابراہیم جو ہر بار اسے بچانے آیا اور جسے اس نے بار بار رد کیا۔ اس رات بھی نیند نہیں آئی اور صبح پہلی بار اس نے کھڑکی کھولی، روشنی اندر آنے دی اور سوچا کہ شاید اب وقت ہے کچھ درست کرنے کا، خود سے اور اس سے۔ اتوار کی شام تھی، ناصر کچن میں پانی لینے گیا تو دروازے پر مسلسل بیل بجنے لگی۔ کچھ بے چینی سی تھی۔ تانیہ کمرے سے نکلی تو معربہ بھی ابھی تک باہر سے نہیں آئے تھے۔ وہ دوپہر کو خاندانی دعوت میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے اور شام سے گھر لوٹنے والے تھے۔ ناصر نے دروازہ کھولا تو دو پولیس والے اندر آئے۔ ایک نے کہا، کیا یہ مسز سلیم کا گھر ہے؟ تانیہ نے بے چین ہو کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، موقع پر ہی انتقال ہو چکا ہے۔ الفاظ تیز دھچکے کی طرح ٹکرائے۔ تانیہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ناصر دیوار کے ساتھ لگ کر ساکت رہ گیا۔ گھر چند ہی لمحوں میں ماتم کدہ بن چکا تھا۔ محلے والے، رشتہ دار، جاننے والے سب جمع تھے۔ ابراہیم اور اس کے والدین فوراً پہنچے۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جو 2 دن پہلے اپنے فیصلے اور خود مختاری کی بات کر رہی تھی، اب یتیمی کے خالی پن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابراہیم ساری رات ناصر کے ساتھ بیٹھا رہا، معاملات سنبھالتا رہا۔ چچا کا حال دیکھ کر چچی کے بھی آنسو نہیں رکے۔ اگلے دن میت کا انتظام، جنازہ، تدفین، سب میں ابراہیم ہی پیش رہا۔ تانیہ ہر منظر میں بس خاموش کھڑی تھی، جیسے صدمے کی تہ میں جا چکی ہو۔ 40ویں تک تانیہ کا گھر ہی مرکزی جگہ بن گیا۔ ابراہیم نے خود کو مکمل طور پر اس خاندان کی ذمہ داری سمجھ لیا۔ تانیہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مگر ابراہیم جب کمرے میں آتا تو ایک نظر اٹھا کر اسے ضرور دیکھتی تھی۔ 40ویں کے اگلے دن چچی نے بات چھیڑی، بیٹا اب تم واپس چلو، اس گھر میں اکیلے کیسے رہو گی؟ ابراہیم بھی بولا، میں لینے آیا ہوں، سب تیار ہے، تمہارا کمرہ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تانیہ کچھ کہے بغیر سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پرانے کمرے میں داخل ہوئی تو ابراہیم کا موبائل چارجنگ پر لگا تھا۔ اس نے بے اختیاری میں فون اٹھایا، ان لاکڈ کیا۔ نوٹیفیکیشنز آنے لگے۔ ایک نام ابھرا، رمشا۔ ابراہیم کے آفس کولیگ۔ چند چیٹس اوپن ہوئی۔ ایک میسج، میری خواہش تھی تم سے شادی ہو، مگر نکاح ہو چکا تھا تانیہ سے، بڑوں کا فیصلہ تھا۔ ایک اور، اگر رخصتی نہ ہوئی ہوتی تو شاید ہم ساتھ ہوتے، مگر اب میں مجبور ہوں۔ تانیہ کا دل بیٹھ گیا۔ جملے بار بار ذہن میں گونجنے لگے۔ کیا یہ وہی ابراہیم ہے جو ہر موقع پر اس کے لیے کھڑا رہا، یا وہ صرف بڑوں کی فرمائش نبھا رہا تھا؟ ابراہیم دروازے پر آیا، تیاری مکمل ہے، گاڑی نیچے کھڑی ہے۔ تانیہ نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ تم نے تو کل کہا تھا چلو گے، اب نہیں جا سکتی۔ کیا مسئلہ؟ مسئلہ نہیں، فیصلہ۔ ابراہیم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے پوچھا، کیا کوئی بات ہو گئی؟ تم جانتے ہو کیا بات ہوئی؟ ابراہیم نے گہری سانس لی۔ رمشا والی چیٹس پڑھ لی؟ تانیہ کا چہرہ خالی تھا۔ وہ پرانی باتیں ہیں، رخصتی سے پہلے کی۔ میں نے صرف ایک سچ لکھا تھا کہ نکاح تم سے ہوا۔ میری پسند کچھ اور تھی، مگر وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ تو میں ایک مجبوری تھی؟ نہیں، اب تم ایک حقیقت ہو جسے میں چاہتا ہوں اپنی مرضی سے۔ مجھے سب سننے کا اب دل نہیں کرتا۔ ابراہیم نے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ فیصلہ لے چکی ہو تو میں احترام کروں گا۔ ابراہیم خاموشی سے چلا گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ تانیہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ناصر کمرے میں داخل ہوا۔ باجی، واقعی نہیں جانا؟ ابھی نہیں، مگر بھائی جان سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے آپ کے لیے، پتہ ہے؟ تانیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی ابراہیم نے کچھ نہیں چھپایا، جو کہا سچ ہے، لیکن جو سچ سامنے آیا تھا وہ دل برداشت کر گیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ دیر سے سمجھنے لگی تھی، جسے اب دل ماننے لگے تھے، وہ شاید ابتدا میں اس کے لیے وہ سب کچھ نہیں تھا جو وہ بننا چاہتا تھا، مگر شاید اب وہی سب کچھ بن چکا تھا جس کی کمی تانیہ کو ہر پل محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بھی وہ خاموش رہی، جیسے زخم کو خود ہی بھرنے دینا چاہتی ہو۔ تانیہ کی ماں کی چھوٹی بہن رخسانہ خالہ کراچی سے آئی۔ چچا نے ان سے کہا کہ کچھ دن تانیہ کے پاس رہیں گے تاکہ وہ تنہا محسوس نہ کرے۔ خالہ سادہ دل اور باتونی تھی اور تانیہ سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی۔ ان کے آنے سے گھر میں کچھ چہل پہل تو ہوئی، مگر تانیہ کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ وہ اب بھی خاموش، گمسم اور اپنے اندر بند تھی۔ تانیہ نے دوبارہ کبھی شاہزین سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی شاہزین نے تانیہ کو کبھی کال کی۔ تانیہ کو لگا کہ شاید وہ شرمندہ ہوگا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ابراہیم اسے بہت پہلے ہی لڑکیوں کو اغوا کرنے اور بیچنے کے جرم میں حوالات کے حوالے کر چکا تھا، اور اس سارے معاملے سے تانیہ بالکل بے خبر تھی۔ خالہ نے ایک دن سپہر کو اس سے کہا کہ بیٹا تم ابراہیم کو واپس کیوں نہیں لے جاتی؟ ہر تیسرے دن آ رہا ہے، سب کچھ لا رہا ہے، تمہاری اور ناصر کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ وہ یہ سب اپنے فرض کے تحت کر رہا ہے، محبت کے تحت نہیں۔ تانیہ نے جواب دیا، تو اگر فرض میں اتنا خلوص ہے تو محبت میں کیا کمی ہوگی؟ خالہ نے نرمی سے کہا۔ تانیہ نے خالہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر ابراہیم اپنی جگہ پریشان تھا۔ ہر بار جب وہ ضروری اشیاء لے کر آتا، تانیہ دروازے پر آ کر لے لیتی، مگر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔
लेकिन वो दोपहर को आया, हाथ में दवाओं का बैग था। ये नासिर के लिए कैल्शियम की गोलियां हैं, डॉक्टर ने दी हैं। उसने बैग खाला को थमाया। तानिया दरवाजे की ओर से सुन रही थी। खाला ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम तो हर वक्त निगरानी में लगे रहते हो, अगर छोड़ दो तो क्या रह जाएगा। इब्राहिम ने नीम मुस्कुराहट से जवाब दिया। शाम को वो वापस घर आया तो रमशा ऑफिस की फाइल देने आई हुई थी। जब दोनों बात कर रहे थे, रमशा ने अचानक कहा, इब्राहिम एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम तानिया के साथ खुश नहीं हो, नजर आता है। तुम हर बार बस उसके पीछे दौड़ते हो, कभी खुद के लिए भी सोचो। रमशा की आवाज नरम थी। मैं खुद के लिए ही तो सोच रहा हूँ। इब्राहिम ने नजरें झुकाई। रमशा ने मौका देखा, अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू कर दो। इब्राहिम ने चंद में कुछ नहीं कहा, फिर बोला, तुम्हारी ख्वाहिश काबिल एहतराम है, मगर मेरे दिल में जगह किसी और की है। वो जगह तुम नहीं ले सकती। तो वो जगह जो तुम्हें सिर्फ अजियत दे रही है, वो क्यों बाकी रखनी? रमशा का लहजा तल्ख हुआ। क्योंकि वो अजियत भी अपनी लगती है, इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा। रमशा खामोश हो गई। वो जान गई कि इस बार भी वो हार चुकी है। उधर तानिया खाला के साथ बैठकर चाय पी रही थी। खाला ने फिर से बात छेड़ी। तुमने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? तुम्हें नजर आएगा कि वो क्यों रोज आता है। पहले भी मैं धोखा खा चुकी हूँ, अब हर जज्बा दिखावा लगता है। तो फिर तुम क्या चाहती है, वो छोड़ दे तुम्हें? खाला ने पूछा। तानिया ने सर्द आह भरी। शायद हाँ, ताकि कम से कम ये शक खत्म हो कि वो मेरी जिम्मेदारी में बंधा हुआ है। और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम मुतमईन हो जाओगी। तानिया चुप रही। खाला ने कहा, मोहब्बत एक फिक्रा नहीं, अमल है। जो तुम्हारे दरवाजे पर रोज आकर दवाएं लगता है, वो सिर्फ शौहर नहीं, आशिक भी हो सकता है। मगर अगर वो रमशा से वाकई कुछ चाहता था तो उसने मेरे साथ क्यों निकाह निभाया? तानिया की आवाज थकी हुई थी। खाला ने नरमी से कहा, इंसान वक्त के साथ सीखता है। शायद वो शुरू में उलझा हुआ था, मगर अब वो वाज़ेह है और तुम अब भी अधूरी हो। उस रात तानिया ने इब्राहिम के दिए हुए बैग से एक दवा निकाली, हाथ में पकड़कर कुछ देर सोचती रही, फिर मोबाइल उठाकर उसकी चैट ओपन की। कई दफा कुछ टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। आखिरकार उसने सिर्फ इतना लिखा, पैसे रख लिया करें या मैं खुद ले लिया करूंगी। इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सामान देने नहीं आता, ये तो सिर्फ एक बहाना होता है। तानिया ने मोबाइल बंद कर दिया। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। मोहब्बत और जिम्मेदारी में फर्क तलाश करना आसान नहीं था, मगर शायद अब वक्त आ गया था कि वो खुद को किसी एक तरफ झुका दे। मगर वो अभी भी वही सवाल लिए खामोश था। रात काफी हो चुकी थी। खाला अपने कमरे में जा चुकी थी और नासिर नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तानिया किचन में कुछ पानी लेने आई तो इब्राहिम भी सामने आ गया। उसके हाथ में एक बैग था जो वो मेज पर रख रहा था। तुम फिर ले आए कुछ? मैंने कहा था अब जरूरत नहीं। तानिया ने दरवाजे से पलटने की कोशिश की तो इब्राहिम ने नरमी से कहा, ये तुम्हारी जरूरत का सामान नहीं, मेरा हक है जो अदा करना चाहता हूँ। तानिया रुकी, फिर पीछे मुड़कर आहिस्ता से बोली, हक सिर्फ इसलिए आते हो? इब्राहिम उसके करीब आया। कभी तुमने सोचा है कि मैं सिर्फ फर्ज के तहत नहीं आता, शायद दिल के तहत? फिर रमशा क्यों थी? अगर मैं ही दिल की बात थी तो वो चैट्स क्यों थी? इब्राहिम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो सब गुजर चुका है, जो बाकी है वो तुम हो, और तुम्हारा ये सवाल जो मेरे हर अमल में सवालिया निशान लगा देता है। वो मजीद करीब आए तो तानिया पीछे हटी। रुको, मुझे अब कुछ सुनना या महसूस करना नहीं। इब्राहिम ने उसका हाथ थामा। तो सुनने का नहीं, देखने का वक्त है। अगर आज भी तुम खुद को सिर्फ रहम की मुस्तहिक समझती हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तानिया ने झटके से हाथ छुड़ाया, मगर चेहरे पर उलझन वाजे थी। मुझे अब भी वही लगता है कि तुम सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो। इब्राहिम का चेहरा संजीदा हुआ। तो ठीक है, आज के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारी खुशी शायद मेरी ना होने में है। वो पलटा और दरवाजा खोलकर चला गया। तानिया वहीं साकित खड़ी रह गई, जैसे किसी अंदरूनी धमाके ने आवाज छीन ली हो। अगले दिन वो खामोश रही, नाश्ता भी नहीं किया। खाला ने दोपहर को उसका माथा छुआ तो हैरान रह गई। तुम्हें तो बुखार है, बहुत तेज बुखार। नासिर को फौरन दौड़ाया गया। डॉक्टर आया, मुआयना किया, टाइफाइड है, फौरी अस्पताल ले जाना होगा। खाला ने नासिर से कहा, इब्राहिम को फोन करो, सिर्फ वही संभाल सकता है। नासिर ने हिचकिचाते हुए कॉल की तो दूसरी तरफ से चंद में खामोशी रही। फिर सिर्फ एक जुमला आया, मैं आ रहा हूँ। चंद घंटों में तानिया को करीबी अस्पताल दाखिल कर दिया गया। बुखार इतना शदीद था कि वो मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। इब्राहिम इमरजेंसी वार्ड के बाहर खाला के साथ मौजूद था, मगर अंदर सिर्फ एक ही फिक्र थी कि काश एक बार और वो आंखें खोले। 2 दिन मुसलसल वो अस्पताल में रहा, न दफ्तर गया, न किसी और से रब्ता किया। हर दवा, हर रिपोर्ट, हर डॉक्टर से खुद मिला। रातों को वो कुर्सी पर बैठकर जागता रहा। नासिर ने एक दिन आकर कहा, भाईजान आप आराम करें, मैं बैठ जाता हूँ। इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, वो जब जागेगी तो मैं सामने होना चाहता हूँ। तीसरे दिन तानिया को होश आया। आंखें खोलकर देखा तो धुंधले मंजर में इब्राहिम का चेहरा नुमाया था। वो एक लम्हे को साकित हो गई। तुम यहाँ क्यों हो? वो मध्यम आवाज में बोली, क्योंकि तुम यहाँ हो। इब्राहिम ने पानी का ग्लास थमाया। मैं ठीक हो गई हूँ, अब जा सकते हो। तानिया ने रुख मोड़ लिया। जब तुम खुद चलने लगोगी तब जाऊंगा। इब्राहिम की आवाज पुरसुकून थी। अगले दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज का कहा। इब्राहिम ने खुद कागजात मुकम्मल किए और तानिया को लेकर घर आया। वो निढाल थी, मगर हर चीज खुद संभालने की कोशिश कर रही थी। रात को खाला ने कहा, इब्राहिम तुम आज यहीं रुक जाओ, दवाइयां वक्त पर देनी है। इब्राहिम ने एक नजर तानिया पर डाली, जो कुछ बोली नहीं, बस कमरे में जाकर लेट गई। वो सोफे पर बैठा रहा, हर घंटे बाद जाकर उसकी तबीयत देखता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब तानिया ने नीम ख्वाब में पुकारा, पानी। इब्राहिम फौरन पानी लेकर पहुंचा, ग्लास उसके लबों से लगाया। वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से पीकर दोबारा सो गई। अगली सुबह जब आंख खुली, वो खुद को इब्राहिम के पहलू में सोता पाया। दोनों बेखबर, करीब, बेआवाज। वो फौरन उठ गई, चेहरा झुका लिया। इब्राहिम भी चौंक कर उठा, मगर कुछ न कहा। खामोशी का वो लम्हा गोया बहुत कुछ कह गया। अब ये मज़ाहमत नहीं रही थी, नामुकम्मल मोहब्बत। कुछ दरमियान में, कुछ बेनाम, मगर आगाज हो चुका था। बारिश शिद्दत से बरस रही थी। तानिया को छत पर सूखे कपड़े याद आने पर झट से चप्पल पहनी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। इब्राहिम कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। आह!
वो फौरन बाहर निकला, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो तानिया जमीन पर गिरी हुई थी, पैर मुड़ा हुआ था, चेहरा बारिश में भीगा, कपड़े कीचड़ से लथपथ। वो जोर से रो रही थी। इब्राहिम ने पल भर जाया किए बगैर उसे बाहों में उठाया। क्या जरूरत थी अकेले आने की? कुछ हो जाता तो? बस कपड़े समेटने आई थी, तानिया ने दांत भींचते हुए कहा। अब बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करनी, मैं संभाल लूंगा। वो उसे नीचे लाकर बेड पर लिटा चुका था, पाँव का मुआयना किया तो सूझ चुका था। फौरन पेन किलर दी, पट्टी की और गर्म पानी की बोतल रखी। तानिया तकलीफ से कर्रा रही थी और इब्राहिम हर बार उसके चेहरे की तरफ देखता, जैसे हर दर्द उसे खुद महसूस हो रहा हो। तुम हमेशा जिद्दी क्यों रहती हो? वो बोला। और तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों बन जाते हो? तानिया ने आंखें बंद करके कहा। रात को नींद की दवा देने के बाद वो कमरे में रुक गया। तानिया सोते सोते कई बार करवट बदलती, कभी आहें भरती, कभी कुछ बड़बड़ाती। रात के पिछले पहर वो अचानक चीख पड़ी, अम्मी, अब्बा। इब्राहिम फौरन जागा, बेड के किनारे बैठकर उसका हाथ थामा। सब ठीक है तानिया, मैं हूं तुम्हारे पास। वो आंखें खोलकर कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने ख्वाब में देखा आप चले गए, सब चले गए हैं। इब्राहिम ने उसका सर अपनी छाती से लगाया। कुछ नहीं हुआ, तुम महफूज हो मेरी बाहों में। लम्हे गुजर गए और तानिया खामोशी से उसके सीने से लगी रही। इब्राहिम ने आहिस्ता से उसके माथे पर बोसा दिया। वो ना हटी ना बोली। ये लम्हा एक फैसला था जो लफ्जों से नहीं, खामोशी से तय हो रहा था। सुबह धूप निकली तो इब्राहिम ने नाश्ता खुद बनाया। नासिर किचन में दाखिल हुआ तो हैरत से बोला, वाह, आज भाईजान ने खुद सब कुछ बना लिया। आज का दिन खास है, इब्राहिम ने कहा। नासिर कुछ कहने ही वाला था कि तानिया कमरे से निकली, चेहरा थका मगर पुरसुकून। इब्राहिम ने नाश्ता उसके सामने रखा। पहले नाश्ता फिर बात। सब कुछ खाने के बाद इब्राहिम ने साफ साफ कहा, मैं तुम्हें आज ले जाना चाहता हूँ, अब मजीद वक्त नहीं देना चाहता, ना खुद को ना तुम्हें। तानिया खामोश रही, सिर्फ नजरें नीचे झुका ली। नासिर समझकर उठ गया, इन्हें तन्हा छोड़ दिया। इब्राहिम ने कुर्सी से उठकर कहा, अगर तुम्हें अब भी लगता है मेरी मौजूदगी एक बोझ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तानिया की आंखों में नमी उतरने लगी। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा हक था, मैंने वजाहत नहीं दी। इब्राहिम आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हारे हर अमल में शक ढूंढा जबकि तुम हर बार मेरे लिए खड़े रहे। शायद तुम्हारी तकलीफ ने तुम्हें देखने नहीं दिया और तुम्हारी खामोशी ने मुझे सुनने नहीं दिया। तानिया ने पहली बार निगाह उठाकर कहा। इब्राहिम ने उसके करीब आकर उसके हाथ थामे। आज मैं कुछ वाजे करना चाहता हूँ। रमशा कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, वो बस एक नरमी थी जिसे मैं मोहब्बत समझ बैठा, मगर तुम मेरे अंदर की वो गहराई हो जिसमें मैं खुद डूबता हूँ। तानिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ, मगर तुम हर बार मेरे होने की वजह बने। तब फैसला करो तानिया, ये लम्स, ये कुर्बत, ये एहसास क्या सिर्फ जिम्मेदारी थी या मोहब्बत? मोहब्बत। वो आहिस्ता से बोली, तो फिर चलो अपने घर, अब हर जगह तुम्हारे साथ ही घर लगेगा। वो मुस्कुरा दिया और उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट लिया। आज पहली बार वो दोनों किसी धुंधले कटे फिटे रिश्ते के नहीं, मुकम्मल यकीन के साथ एक ताल्लुक की बुनियाद पर खड़े थे। खामोशी खत्म हो चुकी थी, गलतफहमियां मिट चुकी थी, अब सिर्फ मोहब्बत बाकी थी, और वो भी वाज़ेह, बेखौफ और मुकम्मल।